आगे कैसा? अरे बेटा, आगे कैसा? हाँ सर।
बेटा मुझे एक बात बताइए, मैडम ग्रुप में हमेशा बोलती रहती गर्ल्स ज्वाइन करो, गर्ल्स ज्वाइन करो, गर्ल्स ज्वाइन करो, आप ज्वाइन नहीं करते हो क्या? सर हम नहीं ज्वाइन सर। करते हैं मैम, मतलब 12:15 या 12:20 पर ज्वाइन होते हैं। हाँ सर। आपने पूछा क्यों नहीं मैडम को क्यों 15 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं? पता नहीं सर, मैम हमेशा ही बोलते हैं कि नेटवर्क इशू है, और बीच बीच में वो लेफ्ट कर देते हैं, मतलब लेट हो जाते हैं बोलते, और बोलते हैं कि नेटवर्क इशू है। थोड़ा पढ़ाते हैं फिर लेफ्ट हो जाते हैं, 15 मिनट पहले क्लास बंद कर देते हैं। हमारा नया थर्ड मॉडल का पहला कॉन्सेप्ट है। थर्ड मॉडल का पहला कॉन्सेप्ट है जो बेटा वो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बायर बिहेवियर ना पहले भी लिख के दिए, सेम है और सेम रिपीट करना है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट तक भेज देना। चलो अभी थर्ड मॉडल का पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कंज्यूमर कौन है? ए पर्सन हु परचेज। तीनों शब्द को कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किए हुए देखिए। अ पर्सन हु परचेज एक ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट को परचेज करता है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप प्लस मैनेजमेंट, a person who purchase maintain a relationship management. Management to maintain a relationship with the customer. Maintain management is customer relationship management is maintain a long term relationship with the customer. Right? अभी आप थोड़ा समझो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल बना था? कौन से साल बना था? अच्छा, आपने उस 1986। हाँ ठीक है, आपने उस हीरो के नाम लिखे? आपने सीईओ के नाम लिखे? नहीं सर। क्यों? आज देंगे सर, आज बना लो, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आने से पहले और आने के बाद का सिनेरियो को हम देखते हैं। 1986 आने से पहले क्या होता था? प्रोडक्शन, कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट बना के सिर्फ बेच देना, राइट? मतलब यहाँ पे कस्टमर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, प्रोडक्ट बनाते थे बेच देते थे। लेस क्वालिटी, माल प्रैक्टिसेस मतलब भेसक, लेस वेट मतलब 1 किलो का है तो उसमें से 200 ग्राम गायब ही है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच देना, कम क्वालिटी का बेच देना, माल प्रैक्टिसेस भेसड़ करना, उसमें मिक्स कर देना, लेस वेट कम वेट का बेच देना, ये सब मार्केट में होता था। ये इंडियन मार्केट में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये सारी चीजें होती थी, बट हम इंडिया को लेके ही समझते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। 1986 से पहले कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ बनाना,
they are not thinking about the customer, not customer preference, nothing. Less quality माल practices, क्योंकि प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरर था, जो मैन्युफैक्चरर था उसे पता था कि कोई भी लॉ नहीं है कस्टमर के लिए, कोई भी लॉ नहीं है कस्टमर के लिए, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो मुझे ये बोलता हो कि प्रोडक्ट परफेक्ट बना, राइट। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो क्या सोचेगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट बना के बेचना है, प्रॉफिट कमाना, प्रोडक्ट बनाने के बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, बस इतनी सारी चीजें होती थी। बट व्हेन 1986 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद एकदम सिनारियो चेंज हो गया, उसके बाद एकदम सिनारियो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, गुड प्रोडक्शन, राइट, प्रेफरेंस टू कस्टमर, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लीगल रूल्स, राइट। मतलब देखिए आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आने से पहले हमारे मार्केट में, इंडिया के मार्केट में कस्टमर को लेके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी। मतलब उनको पता ही नहीं था कि कस्टमर कौन होता है, उनको सिर्फ इतना पता था कि कोई है प्रोडक्ट खरीदने वाला है, वो खरीदने वाले को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है, बनाना है, बेचना है, बनाना है, बेचना है। अगर वो लेस क्वालिटी का बनाएंगे, लेस क्वांटिटी का बनाएंगे, माल प्रैक्टिस करेंगे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, बहुत ज्यादा वेस्टेज रहेगा उसमें। तो उसको पता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या फिर कंज्यूमर के पास ऐसे कोई एक्ट नहीं है जो एक्ट मुझे ये चीजें करने से रोकता हो। बट जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिकॉग्नाइज किया कि हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट को लेके, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि जो पीपल है, कि जो लोग है, वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ड्यू टू क्या कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट। उनके साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है, राइट। ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बहुत सारी गलत चीजें उनके मार्केट के अंदर हो रही है, राइट। बट वो कोई कोर्ट में नहीं जा सकते थे, वो कोई कोर्ट में जा सकते थे नहीं, क्योंकि कोई लीगल राइट ही नहीं था उनके पास। तो ये प्रॉब्लम सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जहां पे उन्होंने कहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहां पे उन्होंने कहा है कि कस्टमर के लिए 3 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। ये 3 कोर्ट बना लिए उन्होंने। बोला अगर 20 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओ, 20 लाख से अगर ज्यादा है स्टेट में जाओ, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल, 1 करोड़ से ज्यादा नेशनल कोर्ट में जाओ। तो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट बनाने वाले को ये पता चल गया कि 86 के बाद कस्टमर के लिए एक रूल्स रेगुलेशन बना है, एक लॉ बना हुआ है कि अगर वो लॉ को ध्यान में रख के मैं अगर प्रोडक्ट नहीं बनाता तो कस्टमर सीधा कोर्ट में चला जाएगा और उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, राइट नाउ 86 के बाद मैन्युफैक्चरर, जो कस्टमर कंपनीज है, कंपनीज आर रेडी टू थिंकिंग अबाउट कस्टमर। कंपनी ने क्या किया, कस्टमर के बारे में सोचा। फिर कस्टमर के बारे में क्या किया, उनको पता है ना, अगर मैं लॉ को वायलेट करता हूँ, अगर मैं कोई गलत प्रोडक्ट बना के बेच देता हूँ, तो कस्टमर सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा, कस्टमर सीधा स्टेट कोर्ट में चला जाएगा, नेशनल कोर्ट में चला जाएगा। तो इन चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। अभी राइट नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर के ऊपर ध्यान देना शुरू किया।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनने से पहले कंपनीज ज्यादा सोचती थी कस्टमर के बारे में, बट अभी राइट नाउ की सिचुएशन ये है कि अगर 86 के बाद कंपनी आर थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। सो तब क्या हुआ, फिर क्या चेंजेस आए, अच्छा प्रोडक्शन होने लगा, राइट, प्रेफरेंस, कस्टमर को प्रेफरेंस मिलने लगा, कस्टमर को क्या होने लगा, प्रेफरेंस मिलने लगा, राइट। फिर गुड क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट आए, लीगल रूल्स बने, लीगल लॉ बने। तो जो ये प्रॉब्लम थी, लेस क्वालिटी, माल प्रैक्टिसेस, लेस वेट, कुछ भी प्रोड्यूस कर देना, ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया ड्यू टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अभी इंडिया के मार्केट में, अभी हमारे मार्केट में क्या हुआ, कस्टमर, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बिल्ड हुआ आफ्टर 1986 के बाद कंपनी के इंडियन मैन्युफैक्चरर ने जाना है कि वो कस्टमर को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, यहां तक समझा? यस सर। ठीक है, यहां तक ध्यान में रखोगे। अभी क्या हो गया, लोगों, मैन्युफैक्चरर को समझ में आ गया, क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर को समझ में आ गया कि देयर इज अ कस्टमर, देयर इज अ कस्टमर। देयर इज अ कस्टमर। एक मिनट प्रोसेस होता है, हम बैकग्राउंड देख रहे हैं, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब कहाँ पे है, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, इसमें आपके बहुत सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी राइट नाउ की अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर मार्केट में क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर को समझ में आने। अब क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। अब क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। क्या हुआ, मार्केट में एक टेलीकॉम सेक्टर कंपनी थी, जैसे बीएसएनएल आई, फिर आईया, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब आ गए। टाटा में महिंद्रा, ऑटोमोबाइल्स में टाटा थी, महिंद्रा थी, और 2-4-5 इंटरनेशनल कंपनियां भी आ गई, बहुत सारी कंपनियां आ गई। तो क्या हुआ, कंपटीशन को सॉल्व करते एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को पता चला, if they want to success in market, धीरे धीरे 1986 के बाद जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो गया, तो कंपनी को पता चल गया, if they want to have to satisfy customer, they have to satisfy customer। अगर वो मार्केट में सक्सेस होना चाहते तो उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ, तो क्या करना पड़ेगा उनको, लॉन्ग टर्म का अगर रिलेशन बनाना है तो अपने प्रोडक्ट को 100% परफेक्ट बनाना पड़ेगा। हमेशा रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट नया है, हमेशा। इसलिए कंपनीज क्या करती है, हमेशा फॉरकास्ट करती रहती है, हमेशा रिसर्च। देखो, पहले 4 का मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस और मार्केट फाइनेंस, ये 4 मेन डिपार्टमेंट है, बट उनके पीछे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा बन गया, R&D। R&D डिपार्टमेंट क्या करता है, R&D डिपार्टमेंट सिर्फ कस्टमर के प्रेफरेंस जो चेंज होने वाले हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो राइट नाउ सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो कस्टमर इज किंग ऑफ मार्केट, customer is king of market, and if you want to succeed in the market, if you want to retain long term in the market, so you have to only satisfy customer,
You have to only satisfy customer. That's why, इसीलिए जितनी भी कंपनियां हैं आज की जनरेशन की, वो सब क्या करती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बिल्ड करती है। क्या करती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बिल्ड करती है। आपने देखा होगा बहुत जगह पे, अभी एसबीआई में रिक्रूटमेंट हुई थी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉरी रिलेशनशिप मैनेजर, बहुत सारी कंपनियां रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट निकाल रही है। क्यों? भाई बिकॉज वो जो होता है रिलेशनशिप बनाने का काम करता है, रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। क्या करता है वो? रिलेशनशिप बनाने का काम कर रहा है। किसके साथ? कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ किसकी? मैन्युफैक्चरर की। मतलब वो हमेशा सोचता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, हमेशा वो सोचता है कि किस चीज के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए, हमेशा वो सोचता है कि हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो कस्टमर को क्या चाहिए। तो इसीलिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट आज हमें सीखना पड़ता है। इसलिए हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि राइट नाउ कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर मार्केट का क्या होता है, राजा कहलाता है। राइट। अभी अगर आप देखोगे, अगर अभी आप देखते हो तो 4 या 5 साल पहले, 4 या 5 साल पहले सैमसंग के गैलेक्सी के मोबाइल आए थे। सैमसंग के गैलेक्सी के मोबाइल आए थे, पता है क्या? हाँ सर। सैमसंग गैलेक्सी की कंपनी, पहले गैलेक्सी 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर गैलेक्सी नोट 1 आया, गैलेक्सी नोट 1 2 3, 3 महीने के बाद। मतलब देखिए सैमसंग ने पहले ही फॉरकास्ट कर लिया था, हर 3 महीने में मार्केट बदलने वाला है, हर 3 महीने में कस्टमर के प्रेफरेंस बदलने वाले हैं, हर 3 महीने में कस्टमर की हैबिट चॉइस बदलने वाली है। उसके हिसाब से सैमसंग ने खुद को पहले ही चेंज करना शुरू कर दिया था। तो इतनी जल्दी तो ये नहीं हो पाएगा, उनको पता था इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, मार्केट इतनी जल्दी बदलता नहीं। इसलिए उन्होंने पहले 3-4 साल की प्लानिंग पहले ही साल में कर ली थी। इसलिए उन्होंने पहले 1 2 3 गैलेक्सी, फिर 1 2 3 ये लॉन्च किया, क्योंकि उनको पता था कि ये फीचर के साथ में अगर मार्केट में जाता हूँ 3-3 महीने के बाद तो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को स्विच नहीं करेंगे। That's why every company want to retain maximum attention of the customer. Every company is right now thinking about only about customer, not anything else. So consumer relationship management is the most important function, because if you want to earn a profit, you have to sell your product to customer. And if you have to sell your product to customer, then you have to think about the customer. And you have to make your product according to preference of customer. That's why consumer is the important function, important part. आप कस्टमर को ही प्रोडक्ट बेचते हो, आप किसी तीसरे बंदे को प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, राइट? प्रॉफिट आप मार्केट से ही कमाओगे, प्रॉफिट आप कम्युनिटी से ही कमाओगे। ठीक है? यस सर। समझा? अरे समझा क्या? समझा? हेलो, हेलो, हाँ सर। समझा? नहीं सर। नहीं समझा? सर ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, हाँ, सर ये इसका थोड़ा सा कमाल है पापा। मैं इतने मतलब अच्छे से समझाता हूँ, इतना प्यार से समझाता हूँ, इतने सारी चीजें समझाता हूँ, इतने डिटेल में चीजें बता के समझाता हूँ, फिर भी नहीं समझता। नहीं सर, वो थोड़ा सा समझा दीजिए ना, कंफ्यूज है। सिर्फ मैन्युफैक्चर। ये वाला हाँ सर। देखिए बेटा, हर कंपनी में, जैसे कि मैंने आपको कहा है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट।
अगर हमें मार्केट में रहना है तो हमें कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। बट 1986 से पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि कोई लॉ नहीं था। बट लॉ बना कस्टमर के लिए, तो कंपनी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द कस्टमर। ओके, अभी एक बात करते हैं। हर कंपनी अपने कंपनी के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्टिंग लेती है, जो कि काम करता है कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो रिलेशन है उसको एक हेल्दी रिलेशन बनाने के बारे में। अब मुझे एक बात बताइए, हम कस्टमर को अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, अगर हम कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कस्टमर स्विच कर लेगा किसी और कंपनी में। कस्टमर क्या करेंगे? स्विच कर लेंगे, राइट? तो हमारी आइडेंटिटी हमारे कंपनी का प्रोडक्ट, राइट? हमारी आइडेंटिटी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर को पता चल गया है कि अगर उनको मार्केट में रहना है तो उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरर ने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट देखता है कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस अगर चेंज होते, आपको पता है कि कस्टमर की हैबिट्स चेंज होती रहती है। कभी बेल बॉटम चलता है तो कभी नैरो बॉटम आ जाता है, राइट? कभी ब्लेजर का आता है, कभी फॉर्मल बन जाता है, कभी जींस का आता है, कभी वेस्ट कोट का आता है, कभी ब्लेजर का आता है, कभी वो जोधपुरी सूट का आता है। तो ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो वो ट्रेंड को समझने के लिए, वो कस्टमर को समझने के लिए मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? रिलेशनशिप मैनेजर का एक डिपार्टमेंट रन करता है, जो डिपार्टमेंट कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने का काम करता है। अगर रिलेशनशिप बनानी है, ये तो काम करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, बट कंपनी का प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो वो रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो भी कंपनी कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं इसके साथ, कस्टमर के साथ, तो उनको कस्टमर का प्रेफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट कंज्यूम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बिग, जो कि हमें बताती है कि जो परचेस कर रहा है, जो हमारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके साथ रिलेशनशिप किस तरीके से क्या करनी है? बनानी। अब मैं आपको पूछते हैं, बेटा समझा क्या? नहीं सर, अभी ओके। अरे बेटा एक बात बताओ, क्या जब कभी भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं ना, बाकियों का नहीं पता, मैं अपना बताता हूँ, या फिर आपको रियलाइज होता है या नहीं होता है पता नहीं। जब कभी भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना, कोई भी, उसका टोटल बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैंने आपको बता दिया रहता बेटा रिलेशनशिप बिल्ड करना है कस्टमर के साथ, तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये बता देता तो भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। बट हमने 1986 की हिस्ट्री बैकग्राउंड क्यों जाने? क्योंकि हम डिटेल में स्टडी करना चाहते थे इसकी, इसीलिए। अदरवाइज मैं बता देता आपको कि ऐसा ऐसा, इसलिए थोड़ा पढ़ने में या फिर थोड़ा समझने में ना कंफ्यूजन। अदरवाइज सिंपल सिंपल तरीके से दो चार बातें आपको बता दी, दैट वी वांट टू सेटिस्फाई कस्टमर, and if we want to satisfy customer we have to make 100% perfect product, we want to make good qualitable product, so ultimately the result is you will maintain a good relationship with the customer, right? तो आपको जल्दी चीजें समझ में आ जाती है। अगर मैं 1986 का लॉ भी नहीं बताता, आपको कुछ नहीं बताता, 3 कोड बनाए वो नहीं बताता, तो जल्दी समझ में आता। जितने ज्यादा चीजों को हम पढ़ते उतना ज्यादा क्या होता है? कंफ्यूजन बढ़ता है। समझा? यस सर। इसका बैकग्राउंड ना, मैं इसका जो बैकग्राउंड है, मतलब इसका लिखना जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके सर। ये भी तो हो गया ना अभी, ये कर देता हूं। इसके बाद तो क्या है? टॉपिक क्या है? सर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ इसके? सर ओनली इम्पोर्टेंस है, मेरिट्स है, लॉयलिटी ब्रेक है, हाउ टू इम्पोर्टेंस और ये है मेरिट्स।
हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बात बताइए बेटा, जो मैंने आपको टास्क बताया था उसमें से किसी ने कुछ भी नहीं लिखे क्या? कौन सा सर? वो एक मिनट, वो इसका अपना जो मैंने एंटरप्रेन्योर का बताया था आपको, एंटरप्रेन्योर कंपनी और उसके इसके नाम, सीईओ के नाम, किसी ने कुछ भी नहीं लिखा? नहीं सर, आज लिखेंगे सर। किसी ने कुछ तो लिखा होगा? नहीं सर। नहीं लिखा? नहीं सर। बड़े ढीठ हो आप, सर याद ही नहीं सॉरी था। सर। बहुत ढीठ हो। देखो नहीं सर। देखो, आपके सुपर सीनियर को जो बताया था ना मैंने, उन्होंने वो नहीं किया, इसलिए कोई एमबीए नहीं कर रहा है। आपके सीनियर, आपके सुपर डुपर सीनियर को बताया, उन्होंने फॉलो नहीं किया। आपके सीनियर सुपर सीनियर को बताया, उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। आपके सीनियर को बताया, उन्होंने भी फॉलो नहीं किया। एटलीस्ट आप फॉलो कर लो। अगर इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, if you want to succeed in your profession, you have to do what the faculties will tell. Otherwise the career is in the darkness, totally in the dark. बेटा फॉलो करना। और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, आप फॉलो करते भी हो। आप फॉलो मतलब एक बात को मैंने नोटिस किया था। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने इनका एग्जाम्पल दिया था, माँ साहेब राजमाता जिजाऊ का, उनके बारे में बताया था। तो शुभांगी उनके बारे में किताब निकालने के लिए गई थी। मतलब कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी है आप, कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी है आप में इसको लेके, अपने करियर को लेके। बट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने न्यूज़पेपर रीड करना शुरू किया? आपके मोबाइल में आते हैं ना बेटा न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाते हैं। उसके आई थिंक प्ले स्टोर में किसी किसी मोबाइल के एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, हाँ राइट? सर। तो बेटा हाँ सर। पढ़ना शुरू किया क्या आपने? बोलो नहीं। अरे बोलिए नहीं। कभी कभी पढ़ते हैं सर। ओके, कभी कभी क्या पढ़ा था बेटा? एक आधा इंसिडेंट बताओ, याद है तो। सर अभी नहीं पढ़ा था, बहुत दिन हुए पढ़ा था। हाँ तो बहुत दिन हो गए पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? सर अभी उतना याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है सर भाई? सर आपको तो बताने का ही काम है, आप तो बताते ही रहते हो। नहीं सर, हम पढ़ेंगे ना आज से। अगर पढ़ेंगे तो अब तो 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल बचा हुआ है। 2.25 साल हो गए, 1 साल ही बचा हुआ है। आपने नहीं 2 साल तक नहीं किया, तो अभी क्या 1 साल करो? सर, सीएटी की एग्जाम 100 मार्क्स की होती है क्या ओनली? आई थिंक 100 या 200 चेंज होती रहती है बेटा हमेशा। 100 की रहेगी। और सर हाँ सर। सर सिलेबस मतलब हर साल चेंज होता है क्या? नो, सिलेबस चेंज नहीं होता है, सिलेबस वही रहता है। और सर क्लासेस लगाना कंपलसरी है क्या? नो, नॉट एट ऑल। आप देखिए, हर टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है? कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है? लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एक टॉपिक का नाम है।
तो आप सिर्फ YouTube पे सर्च करो कोडिंग और डिकोडिंग, आपको 10 नहीं 20 नहीं 30 लेक्चर मिल जाएंगे। तो जब आप वो लेक्चर देखोगे कोडिंग डिकोडिंग का, तो अपने पास बुक जो है, आपकी जो रेफरेंस बुक रहेगी, उसमें लिखना शुरू कर दो कि कोडिंग या डिकोडिंग कैसे सॉल्व। आप वहां पे 1 2 3 नहीं, जितने ज्यादा चाहोगे उतने ज्यादा लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है आपकी जनरेशन का, मतलब ये एक प्लस पॉइंट है हमारी जनरेशन का, राइट। तो बेटा देखिए, कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सच्चे दिल से पढ़ाई कर रहे हो, सच्चे मन से अगर आप चाहते हो कि आपका सीईटी अच्छे से क्रैक हो जाए, आपको अच्छे से मार्क मिले, तो बेटा आपको घर के घर में पढ़ाने वाला मिल जाता है आपके मोबाइल में। यूट्यूब पे कोडिंग डिकोडिंग डालोगे तो 10 लोग मिल जाएंगे, नंबर सीरीज डालोगे तो 10 लोग मिल जाएंगे, लेटर सीरीज डालोगे तो 10 लोग मिल जाएंगे, राइट। क्लॉक डालोगे तो 10 लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं उतना, बट आपको सीरियसली स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं रहते जिसपे आप सवाल पूछ सकते हो, या ऑनलाइन रहते, राइट। हाँ सर। इसीलिए सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं क्या? हाँ, एमसीक्यू रहते हैं, एमसीक्यू ही रहते हैं। अच्छा, 12th में किस किस का साइंस था? ट्वेल्थ में किस किस का साइंस था? मेरा शीतल एंड आरती सर। शीतल और आरती, हाँ। बाकी सब कॉमर्स वाले थे? हाँ हाँ सर, सर। मराठी कॉमर्स। मराठी कॉमर्स। बेटा आपके 11 12 जब आपने जूनियर कॉलेज किया और सीनियर कॉलेज में क्या डिफरेंस है? 12th में मराठी में था और ग्रेजुएशन में इंग्लिश में सर। वाह, क्या डिफरेंस बताया बेटा। वो डिफरेंस नहीं है, मुझे कॉलेज को तो नहीं, मुझे फैकल्टी को लेके डिफरेंस बताओ। उनका समझता था वो कैसे पढ़ाते थे, या अभी का समझता है? लेकिन आपको ज्यादा इवेल्युएट करने का मौका ही नहीं मिला ना। सेकंड सेम पे तो ये कोरोना लग गया। सेकंड सेम हुआ था कंप्लीट, एग्जाम ही बाकी थी। एग्जाम नहीं हुई थी सर। एग्जाम नहीं हुई थी, हाँ ठीक है। क्योंकि बेटा इससे आगे पता है कि पढ़ाई कैसे हो जाती है, मतलब पढ़ाना कम हो जाता है और सेल्फ स्टडी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मुझे भी ग्रेजुएशन तक हमें भी पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता था, सारी चीजों को पढ़ाया जाता था ग्रेजुएशन तक। बट जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया और फर्स्ट सेम में ना एनवायरमेंटल स्टडी का आधा सिलेबस पढ़ाया नहीं था, तो फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ाया था। बट हमने पढ़ाई कर लिया तो मार्क भी बड़े अच्छे मिले थे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने जब सेकंड सेम में वो लेक्चरर से क्वेश्चन किया था, सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला था, गौरव बोले जब पीजी में आओगे बोले तो जरूर नहीं सारी चीजें पढ़ाई ही जाएंगी, राइट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद ब खुद पढ़नी होती है और उसे सीखना होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ चीजें ऐसी होती है, क्योंकि बेटा देखो, आप खुद का खुद का स्किल डेवलप करना शुरू कर दो, खुद का सोचना शुरू कर दो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके। आपने पता नहीं नोटिस किया नहीं किया, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट को ना तो बुक से देखता हूँ ना कुछ, मैं बस पढ़ाता हूँ और मुझे समझ में आ ही जाता है। ज्यादा बुक देखने की जरूरत ही नहीं होती है। मैंने आपको हाई इन्वॉल्वमेंट लो इन्वॉल्वमेंट पढ़ाया, जब भी प्रेरिका का एग्जांपल दिया था तभी भी मैंने आपको पढ़ाया था। अभी देखिए कंज्यूमर 1986 का एक्ट का बैकग्राउंड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपको मैंने बता दिया बेटा ऐसा 20 लाख से कम, 20 से 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा। अगर वो कोर्ट में भी कस्टमर को न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ये भी प्रावधान है। अभी तो 2013 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ये किया गया, 2013 नहीं, अभी लास्ट ईयर इसको अमेंड किया गया। उसमें एक क्लू और ऐड कर दिया गया कि अगर
कोई भी सेलिब्रिटी किसी गलत प्रोडक्ट को अगर एंडोर्स करता है, गलत प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उस कंपनी के खिलाफ और वो स्टार के खिलाफ भी क्या होगा, कार्रवाई होंगी। ये नया प्रावधान उन्होंने ऐड किया। तो आप देखो, आप ऐसी सारी चीजों को पढ़ते जाओ, उन्होंने नया अमेंडमेंट दिया, ऐड किया 1986 के लॉ में ऐड किया। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा नया लॉ बना है कि अगर कोई गलत, जैसे अभी बीच बीच में हो गया था ना, पैसों के लिए कोई कुछ भी एडवर्टाइजिंग करता था, पैसों के लिए कोई कुछ भी एडवर्टाइजिंग करता था, तो बीजेपी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नया लॉ बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई स्टार गलत एडवर्टाइजमेंट करता है गलत प्रोडक्ट की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद स्टार एडवर्टाइज करने से पहले सोचते हैं ये प्रोडक्ट सही है या गलत है। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगी बेटा, जब आप पढ़ाई करो, जब आप पढ़ाई करोगे, याद रखना सीखोगे ज्यादा। देखो एमबीए की पढ़ाई बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सर इजी है। हाँ सर वो सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर इसके अलग अलग क्लासेस होते हैं क्या एमबीए में? फिर कैसे सर? एमबीए थर्ड सेम में और फोर्थ सेम में, देखो फर्स्ट और सेकंड सेम लेने के बाद आपको प्रेफरेंस पूछते हैं, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस देना होता है, आपको 2 ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होता है हमारे यूनिवर्सिटी। आपको फाइनेंस के साथ एचआर, एचआर के साथ मार्केटिंग, मार्केटिंग के साथ एचआर, या फिर ऑपरेशंस, या फिर लॉजिस्टिक, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो थर्ड सेम के बाद आपके अलग अलग क्लास, फाइनेंस वाले के अलग होते हैं, वही टाइम पे मार्केटिंग वाले का चलेगा दूसरे क्लास में, वही टाइम पे एचआर का चलेगा दूसरे क्लास में। तो ये अलग अलग डिवाइड होता है, एक साथ नहीं पढ़ो। वो होता है थर्ड सेम और फोर्थ सेम। थर्ड सेम में कुछ कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ स्पेशलाइज रहते हैं, बट फोर्थ सेम में सारे के सारे सब्जेक्ट सिर्फ स्पेशलाइज रहते हैं और एक प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। हाँ सर। और एमबीए में 30 मार्क का इंटरनल रहता है और 70 मार्क का पेपर रहता है, मतलब 30 मार्क का इंटरनल रहता है। तो आप सोचो कि फैकल्टी के साथ कितना अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है स्टूडेंट को। और एक क्राइटेरिया बहुत टफ है आईटी यूनिवर्सिटी का, 50% का पासिंग क्राइटेरिया है। 50% का मतलब है 70 मार्क का जो पेपर होता है ना, उसमें आपको 35 स्कोर करना होता है। ये ग्रेजुएशन जैसा नहीं है 40% स्कोर कर लिया हो गए पास, फिर मतलब 70 में से 35 मार्क लेने पड़ते हैं आपको पास होने के लिए। सप्लीमेंट नहीं मिलती है दूसरी, एक ही सप्लीमेंट में काम करना पड़ता है। तो आप सोचो कितना क्वांटिटेटिव लिखना पड़ता होगा और कितना रिलेवेंट लिखना पड़ता होगा। आई एम राइट? यस सर। सर आपने एमबीए किस डिपार्टमेंट में किया था? मेरा मार्केटिंग में था बेटा। एक्चुअली एक बात बताओ क्या, जब मेरा ग्रेजुएशन भी मार्केटिंग में हुआ, मेरा एमबीए भी मार्केटिंग में हुआ, तो मेरा जब एमबीए हुआ ना, मैं फाइनेंस से बहुत ज्यादा डरता था, बहुत ज्यादा डरता था। इवन मेरे फाइनेंस के जो सर थे ना, जसपाल गिडवानी, मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, कभी उनका नाम लिया होगा, एचओडी और जीएनआईटी में, गुरु नानक इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने मुझे बोला था गौरव आप फाइनेंस में कर सकते हो, आप फाइनेंस में ही करो। बहुत समझाया था उन्होंने, बट मेरा हिम्मत नहीं हुआ था फाइनेंस में एमबीए करने, राइट। बट जैसे ही मेरा एमबीए हो गया, उसके बाद मैंने सोचा डर डर के कोई ये नहीं, सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है गौरव, तुझे फेस करना पड़ेगा ही। इसलिए फिर मैंने एमकॉम किया स्पेशली फॉर फाइनेंस। एमबीए फाइनेंस नहीं था, तो इसलिए 2 साल का मैंने एमकॉम किया, जिसमें मैंने फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ लिया। और अपने जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, मतलब ये साल में जितने भी मुझे सोल्यूशन नहीं होता था, बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी, आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मैंने, ट्रायल बैलेंस याद करो, पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो वो बहुत ज्यादा डर लगता था मुझे। बट मैंने आफ्टर माय एमबीए मैंने जॉब नहीं किया, मुझे ना करना ही नहीं था मुझे जॉब। मैंने सोचा था कि एज अ फैकल्टी काम करना है, टीचर ही काम करना है, तो इसलिए मैं रुक गया और मैंने एमकॉम करना पसंद किया। और एमकॉम करने के बाद मैंने जितना भी डर था, बहुत प्रैक्टिस किया बेटा मैंने, इसका अकाउंट सॉल्व करने का, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने का,
बहुत बहुत बहुत। आप जानते हो फर्स्ट सेम में जो स्टैटिस्टिक था मुझे सिर्फ 37 मार्क मिले थे 70 में से। स्टैटिस्टिक्स के पेपर में 70 में से सिर्फ 37। और पता है मैं यूनिवर्सिटी मेरिट को 37 मिले थे 2015 के बैच में एमबीए का। यूनिवर्सिटी मेरिट सिर्फ 37 मिले थे। तो आप ये सोचो कि कितना ज्यादा क्वांटिटेटिव लिखा होगा मैंने। और मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि राइटिंग स्किल मतलब देखो आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ लिखना कैसा होता है। आपको एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम का एक सब्जेक्ट होता है आपको सेकंड सेम एमबीए के। तो उसमें एक हमें सवाल आया था कि टेल समथिंग अबाउट रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। तो मैंने रिसर्च प्रोसेस तो इससे लिख लिया था, रिसर्च प्रोसेस जो बुक में थी वो लिख लिया था। ठाकुर पब्लिकेशन का रेफर करता था मैं, उसको ही पढ़ता था। फर्स्ट सेम में यावलकर पढ़े थे मैं, और वो क्यों पढ़े थे वो बाद में बताऊं। तो क्या हुआ, वो पढ़ने के बाद ठाकुर पढ़ने के मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो क्वेश्चन के लिए मैंने जो हमारे वाइस चांसलर थे तब सिद्धि विनायक काने सर, उनका एग्जाम्पल दिया था। वो 3 PhD थे। तो मैंने एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल दिया, बुकिश एग्जाम्पल नहीं दिया। तो जो इवेल्युएटर जो हमारा पेपर इन्विजिलेटर जो हमारा पेपर चेक करता है, उसको क्या होता है, उसको उसके दिमाग के ऊपर या फिर हमारी ऐसी इमेज बन जाती है कि ये लड़का जो है, ये स्टूडेंट है, वो बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट सोच रहा है। और यकीन मानो आपका मेरे पेपर 3 घंटे का पेपर मेरा 2 सवा 2 घंटों में हो जाता है। जो पेपर है आपको लगता होगा सर ज्यादा का है, बट ऐसा कभी नहीं। मेरा 2 सवा 2 घंटे में पेपर होता है, मतलब होता ही है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन में हमें सप्लीमेंट मिलता था और हम बहुत लिखते थे, बहुत स्पीड से बहुत सारा लिखते थे। बट पीजी में बंद ही हो गया सप्लीमेंट, तो कंटिन्यू था, इसलिए लिंक राइटिंग की स्पीड मेंटेन थी। राइटिंग की स्पीड कैसे थी? मेंटेन थी। इसीलिए तो 2 सवा 2 घंटे में पेपर हो जाता है। और यकीन मानो अगर आपको अगर अच्छा स्कोर करना है ना एमबीए में, तो आप करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करो, केस स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करो। आप एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल दो। अगर बुक में लिखा हुआ है तो बुक बनाने वाले भी आपके जैसे ही होते हैं। बुक बनाने वाले भी आपके जैसे ही होते हैं, वो कोई अलग नहीं होते हैं। आपको पता चलेगा कि ठाकुर पब्लिकेशन के बहुत सारे बुक, मतलब 90% बुक आपके प्रोफेसर नहीं लिखे हुए होते। आजू बाजू में एमबीए के जो प्रोफेसर होते हैं उन्होंने, जैसे हमारा रिसर्च का जो था, जो हमें रिसर्च पढ़ाते थे डॉक्टर प्रवीण विजय सर, उन्होंने रिसर्च का बुक लिखा था और वही हमें पढ़ाते थे। तो इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। इसलिए बेटा आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और टॉपिक 12 छोटे छोटे टॉपिक जैसे पॉइंट आउट करो, हर चीज में पॉइंट बताओ, फिगर बताओ। आप यकीन नहीं मानोगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस देखना एमबीए सेकंड सेम में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वो कितनी टफ है वो देखना। मैंने उसको एज इट इज याद किया था, क्योंकि मैंने आपको पता नहीं, आपको पता है, आपके सीनियर को पता है, हम ग्रुप स्टडी करते थे। बहुत बड़ी फिगर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, बहुत बड़ी है। उसको मैंने याद ही कर लिया था किस तरीके से लिखना था, और वो क्वेश्चन आया था। इसलिए मेरा टोटल स्कोर 78% है एमबीए का। और उस साल का मेरिट हूं मैं यूनिवर्सिटी का, नागपुर यूनिवर्सिटी का 2015 का 78% था विद डिस्टिंक्शन। इतना ज्यादा स्कोर हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ वो 2015 की बात है। तो बेटा सर ये आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है लिखने में। क्योंकि अगर मैं काने सर का एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको पता है ना, उसको तो वो भी पहचानते जो चेक करेगा, पहचानता होगा ना, वो ऑब्वियसली वाइस चांसलर है और 3 सब्जेक्ट में पीएचडी है। अगर मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, राइट। करंट अफेयर्स में उनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई थी, तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था। तो उसको पता चल गया कि ये जो बंदा है जो आंसर लिख रहा है वो बुकिश नॉलेज नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ये कौन सा नॉलेज इस्तेमाल, करंट अफेयर का नॉलेज इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी वही करना होता है। बुक लिखना, अगर आप देखो एक कॉन्सेप्ट 10 लोग लिखते हैं, एक कॉन्सेप्ट, आप कोई भी मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट ले लो, अभी ये सीआरएम,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, 10 लोगों ने लिखी है, अलग अलग लिखी है। और देखो आंसर को मैनेजमेंट में कोई भी आंसर सही ही होता है, बस आपको उसको रिलेवेंट एग्जांपल देने होते हैं और उसको प्रूव करना होता है। आई एम राइट?